हेलो दोस्तों, अभी तक हमने वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D, जो कि जेईई मेंस का बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जिससे आसान क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप लोग को रेगुलर क्लास में रहना है और सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है और बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इससे आप जेईई मेंस और एडवांस के सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे और खासकर इस चैप्टर को तो छोड़ना ही नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3D में सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे, इसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर चीज़ में आएंगे। तो इसमें मेनली अपने को पढ़ना है, सबसे पहला इसमें है बेसिक डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, जो हमने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको करना है। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल, ये सब तो हमने वेक्टर में ऑलरेडी कर रखा है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा इसको इंट्रो दे दूंगा। सेकेंड नंबर आता है इसका बेसिक फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब चीज़ें देखना है। फिर आएगा लाइन। तो इस 3D में जो मेजर टॉपिक है वो लाइन और इसके अगला है प्लेन्स। ठीक है, तो लाइन के अंदर में अपने को इसका इक्वेशन देखना है, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसके बाद एंगल बिटवीन लाइंस। इसके बाद देखना है एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस। और फिर फोर्थ नंबर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ठीक है, ये मेजर टॉपिक है जो इसमें अपने को पढ़ना है। इसके बाद आता है प्लेन। तो प्लेन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सेकंड नंबर देखेंगे इंटरसेक्शन बिटवीन प्लेन एंड लाइन, इंटरसेक्शन बिटवीन प्लेन्स एंड लाइन। फिर देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो तो ऑलरेडी हमने लिख लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। फिर देखेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट with respect to line, with respect to plane। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम लोग एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये सब देखना है ना। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। इसी में अगला टॉपिक होगा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक, और फिर इसमें है फिफ्थ नंबर फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है, तो ये मेजर टॉपिक है और इसके अंदर में भी सब टॉपिक्स है, उसको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 3D जो चैप्टर है उसमें अपने को ये सारे टॉपिक मेजरली कवर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं वेक्टर में, उसी को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और फिर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इस पे आ जाएंगे। ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, और डायरेक्शन एंगल्स। तो चलो एक 3D सिस्टम में ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। अब मान लेता हूँ कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड z1। ठीक, इस तरह का है। अगर मैं OP, ये पॉइंट O से P को ज्वाइन कर लूँ, ये जो OP वेक्टर आया, OP वेक्टर को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो ये जो OP वेक्टर आया है, OP वेक्टर इक्वल्स टू x1i, चलो मैं इसको कर लेता हूँ xi प्लस yj प्लस zk कैप, है ना। ये x1 y1 की जगह पे xyz ले लेता हूँ। ठीक है, ये OP वेक्टर जो आया है, OP वेक्टर में ये जो कोएफिशिएंट है i, j और k कैप का जो कोएफिशिएंट है x, y, z, ये क्या कहलाता है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर OP।
ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ओपी, ठीक है ना। अच्छा, इसी ओपी वेक्टर में अगर हम इसका कैप निकाल लें तो कैसा होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ जो ओपी वेक्टर है, इस ओपी कैप वेक्टर, यहाँ से चलो इसके जो मैग्नीट्यूड है ना इसको मैं आर नाम दे देता हूँ, तो एक्स अपन आर आई कैप प्लस वाई अपन आर जे कैप प्लस जेड अपन आर के कैप, ठीक है। तो ये जो ओपी वेक्टर का जो डी आर्स आया, ये यूनिट वेक्टर का जो डी आर्स आया वो अभी क्या है, एक्स अपन आर वाई अपन आर जेड अपन आर, और आर क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी एक डायरेक्शन रेशियोज है किसका, यूनिट वेक्टर का, ठीक है ना, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। एक्चुअली डायरेक्शन रेशियो किसी भी वेक्टर का बहुत सारा इनफाइनाइट हो सकता है। कैसे, ओपी का अगर ये एक्स वाई जेड है, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बनेगा, 2x प्लस 2y 2 और प्लस 2z बन जाएगा। तो किसी वेक्टर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, उसका लेंथ बढ़ जाता है या फिर घट जाता है ना। बाकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर ये मान लो ये वेक्टर है जिसका डायरेक्शन रेशियो है एक्स वाई जेड, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगा, 2x 2y और 2z, ठीक है ना। तो एक वेक्टर का इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज हो सकता है ना, और किसी से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो और बढ़ जाएगा, या तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये छोटा हो जाएगा, है ना। तो एक वेक्टर का इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज हो सकता है, लेकिन उसमें से एक वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो यूनिक होगा, है ना। उसका डायरेक्शन रेशियो, कोई भी वेक्टर ले लो, उसका जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। अब ये क्योंकि यूनिक है तो इसका नाम भी यूनिक है। नाम यूनिक कैसे, इस x बाय आर को बोलते हैं l, y बाय आर को m और z बाय आर को n। अब ये l m n क्या है, ये है cos अल्फ़ा को हम l बोलते हैं, cos गामा को m, cos बीटा को m और cos गामा को n बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी। कोई दिक्कत है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, पहले जो भी वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन भी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ही है, लेकिन वो किसका है, ये जो भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकाल के तब जो डायरेक्शन रेशियो आ रहा है वही क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, अब ये जो ओपी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है बीटा और जेड एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है गामा। ये जो अल्फा बीटा गामा है वो क्या कहलाता है, डायरेक्शन एंगल्स, और उसी का अगर हम लोग कॉस ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। अच्छा, तो कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन से पहले कोई भी वेक्टर है ना, उस वेक्टर का उस वेक्टर से हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। कैसे, पहले उस वेक्टर का यूनिट निकालेंगे, यूनिट वेक्टर, फिर आई कैप के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, कॉस अल्फा, जे कैप के साथ कॉस बीटा और के कैप के साथ कॉस गामा, ठीक है ना। इसको इक्वेट करेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा वहाँ से निकाल लेंगे। अल्फा क्या होगा, कॉस इनवर्स एल, बीटा कॉस इनवर्स एम, गामा कॉस इनवर्स एन, ठीक है ना। कोई भी वेक्टर दे दिया तो उसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर आई जे के का कोएफिशिएंट वो क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। क्लियर है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइन तो ये रहा और डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये एक्स बाय आर, वाई बाय आर और जेड बाय आर, ठीक है। तो ये जो है यही क्या है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। ये चीज़ हमने वेक्टर में ऑलरेडी कवर कर चुका है। अब इसी में एक जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट था वो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी कि ये क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट था और इसी से हमने ड्राइव किया था, वो क्या था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये क्या था 2। अब ये कैसे आया था, कॉस स्क्वायर को हमने क्या लिखा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। वहाँ से जनरेट हुआ था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। तो ये दो रिजल्ट है जिसको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था बेसिक आइडिया
ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3D सिस्टम में। तो उसको मैं शो करने का ट्राई करता हूँ। 2D में 3D को दिखाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये है एक्स वाई जेड एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ, ठीक है, तो इस प्लेन को अगर देखें तो ये वाला जो प्लेन है, एक्चुअली मैं इसको दिखाता हूँ ऐसा एक्सिस है कैसा। तो इस तरह का एक्सिस है। तो ये है अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। तो अभी जो ये वाला प्लेन मैंने बनाया, ये कौन सा है, ये ऐसे करके बनाया है, ठीक है। तो ये वाला प्लेन की बात हो रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन में अगर हम देखेंगे, ये जैसे एक्स एक्सिस, ये जैसे वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो अगर हम देखें, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यहाँ से इधर जाने पे बढ़ेगा, इधर आने से घटेगा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे कोई जो पॉइंट होगा वो यहाँ से इधर जाने पे बढ़ेगा और इधर आने से घटेगा। सिमिलरली ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में इधर आने से वाई का वैल्यू चेंज होगा, बढ़ेगा, और इधर आने से वाई का वैल्यू घटेगा। सिमिलरली जेड एक्सिस में यहाँ से ऊपर जाने से बढ़ेगा और यहाँ से नीचे आने से घटेगा, ठीक है। अब जो ये वाला है, ऐसा है ये। तो ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, इस वाले प्लेन का हम लोग नाम रखेंगे कैसे। तो देखो, ये जो प्लेन है ये अपना बोर्ड है, ठीक है। ये बोर्ड पे ऐसे रखा हुआ है। बोर्ड से अगर हम लोग इधर आते तो वाई में कुछ चलते, और पीछे जाते तो वाई में कुछ चलते। लेकिन अभी क्योंकि ऐसा वाला प्लेन रखा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स, इधर एक्स और जेड में चला है, एक्स और जेड में बना है प्लेन। तो इस वाले प्लेन का नाम क्या होगा, एक्स ओ जेड प्लेन। कोई दिक्कत है, इस वाले प्लेन का नाम क्या हो गया, एक्स ओ जेड। समझ में आया क्या, या फिर एक्स जेड प्लेन भी बोलेंगे। वैसे इस वाले प्लेन का, इस वाले में क्या है, वाई और जेड है, वाई और जेड है। इस वाले प्लेन का नाम क्या रखेंगे हम लोग, वाई जेड प्लेन, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले प्लेन का क्या नाम होगा, एक्स वाई प्लेन। कोई दिक्कत है, इस वाले प्लेन का नाम एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। तो ये जो प्लेन है इसका नाम क्या है अपना अभी, एक्स जेड प्लेन, ठीक है ना। अच्छा, और वैसे ही अगर हम लोग देखें ये वाला प्लेन, ठीक है, ये जो प्लेन आया है, इस वाले प्लेन में वाई और जेड इन्वॉल्व है, तो इसको क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ से इस वाले प्लेन को देखो सर, ठीक है, ये जो प्लेन है ये ऐसे वाला प्लेन है ना, इस वाले प्लेन में क्या है, ये एक्स वाई प्लेन। कोई दिक्कत है। तो अब देखो, जैसे हम 2D सिस्टम में जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता था, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, क्योंकि जो वाई जो है यहाँ से ऊपर जाने से वाई बढ़ेगा और नीचे आने से घटेगा, लेकिन इस लाइन पे वाई क्या होगा, 0 0, ये पॉइंट ही है 0 0, है ना। इस लाइन पे वाई क्या होगा, 0, इसलिए इसका जो इक्वेशन होता है वो वाई इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मूव कर लो एक्स एक्सिस पे, वाई हमेशा 0 होगा। सिमिलरली अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करें, तो वाई एक्सिस में अगर हम लोग इधर जाएंगे तो एक्स बढ़ेगा, इधर आएंगे तो एक्स घटेगा, लेकिन सिर्फ वाई एक्सिस पे रहेंगे तो एक्स हमेशा 0 होगा। तो इसलिए वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर है ना। अब देखो, एक्स जेड प्लेन में इधर आते तो वाई बढ़ता, उधर जाते तो वाई घटता, लेकिन अभी क्योंकि ओरिजिन के ऊपर ही रखा है, इस वाले प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो क्या बनेगा, वाई इक्वल्स टू 0। समझ में आया क्या, ठीक है। सिमिलरली ये ये वाई जेड प्लेन में उधर जाते, वाई जेड प्लेन कैसा वाला है, ऐसा वाला है ना, ये अपना है वाई एक्सिस, ये वाला है वाई एक्सिस। तो वाई जेड जो प्लेन है वो ऐसा है, ठीक है, ऐसा वाला प्लेन। उधर जाएंगे तो एक्स बढ़ेगा, इधर आएंगे तो एक्स घटेगा, या एक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन अभी क्योंकि इसी के यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे करके, तो इसमें एक्स क्या है, ये वाले प्लेन पे एक्स क्या है, 0। तो इसका जो इक्वेशन हो गया वो क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, वो सिमिलरली एक्स वाई प्लेन में z इक्वल्स टू 0, तो इसका इक्वेशन कैसा हो गया, z इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन
वो क्या है, z इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है क्या? और फिर इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, इसमें क्या होगा, x इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन, इसमें क्या होगा, y इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? ठीक है। तो ये था बेसिक अबाउट 3D सिस्टम। और थोड़ा सा मैं इसको फर्दर डिस्कस करता हूँ। जैसे 2D सिस्टम में एक्स वाई जो प्लेन है, एक्स वाई जो लाइन है, एक्स वाई लाइन इस प्लेन को, मतलब 2D प्लेन को क्या कर रहा है, वो 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन ये जो प्लेन है ना, वो टोटल 8 पार्ट में डिवाइड करेगा। ये जो 4 पार्ट में डिवाइड करता है 2D सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। लेकिन ये जो प्लेन वाला सिस्टम है, 3D सिस्टम है, वो टोटल 8 पार्ट में डिवाइड करेगा, उसको बोलेंगे ऑक्टेंट। ठीक है, वो मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसको यही नहीं देखना है, इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लेना है ना। ऐसे है, ये पीछे है इधर, और फिर ये इधर है ऐसे। इस पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं थोड़ा सा इमेजिन करवाता हूँ। ये वाला देखो, ये वाला जो घर है, ये वाला जो घर है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। इधर देखो, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव, तो ये है फर्स्ट वाला घर। ठीक है, इसके जस्ट पीछे जब आते हैं, ठीक है, इसके जस्ट पीछे जब आते हैं तो ये वाई हो जाएगा नेगेटिव, है ना। ये जो वाई है, वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये ऊपर वाला, ये जो घर होगा वो सेकंड। फिर इस कोने में आएंगे, तो ये जो एक्स है ये नेगेटिव हो जाएगा और वाई भी नेगेटिव हो जाएगा, जेड पॉजिटिव। तो ये वाला घर कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब इस वाले घर की बात करते हैं। ठीक है, तो इधर जो एक्स एक्सिस था ये इधर आ गया, तो एक्स नेगेटिव है ना, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव। तो ये वाला घर कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया क्या? ठीक है, अब ये इसके जस्ट नीचे की बात करता हूँ। 4 घर ऊपर, 1 2 3 4, और इसके जस्ट नीचे जो होगा वो 5वां घर, 5 6 7 8। समझ में आया क्या ये चीज़? तो टोटल 8 घर जो होगा उसको बोलते हैं ऑक्टेंट। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसी के जस्ट नीचे वाला जो घर है, नीचे वाला घर कैसा होगा बताओ? ये वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, लेकिन जेड नेगेटिव। इधर नीचे आएगा तो जेड नेगेटिव हो गया ना, समझ पा रहे हो? तो ये हो गया फिफ्थ क्वाड्रेंट। फिर इसके जस्ट पीछे सिक्स्थ, जस्ट पीछे क्या होगा, इधर ये y तो नेगेटिव हो जाएगा और z भी नेगेटिव हो जाएगा, x भी बस पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, x पॉजिटिव, y z नेगेटिव, तो ये हो गया सिक्स्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये इधर सेवन्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेवन्थ क्वाड्रेंट में z भी नेगेटिव, ठीक है, और y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, तो ये सेवन्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसके बगल वाला घर आ जाओ। बगल वाले घर में y पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन z और x दोनों नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो गया, एट्थ क्वाड्रेंट, सॉरी एट्थ ऑक्टेंट। क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे, ऑक्टेंट बोलेंगे। क्लियर है ना? तो ये बेसिक आइडिया है ये ऑक्टेंट के बारे में। कोई दिक्कत है क्या? तो इसमें जैसे इस तरह इसमें होता था क्वाड्रेंट, इसमें क्या होने वाला है, ऑक्टेंट। ठीक है, तो कितने पार्ट में डिवाइड करा है अपने स्पेस को, 8 पार्ट में। 8 पार्ट का क्या नाम है, ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, इस तरह से। ठीक है, ओके, ये हो गया बेसिक चीज़। अब आते हैं जो अपना अगला टॉपिक है, वो है, ये सब तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं अपना मेजर टॉपिक पे। जो पहला टॉपिक था, जो डायरेक्शन रेशियो वगैरह था, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। इसमें सेकंड जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना। मान लेता हूँ ये पॉइंट है अपना x1 y1 z1, और इधर x2 y2 z2। ठीक है, ये है b पॉइंट। तो ए बी के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना पड़े अपने को, ठीक है, तो जिस तरह से 2D सिस्टम में डिस्टेंस निकालते थे, सेम बस वैसा ही करेंगे। 2D सिस्टम में कैसे निकालते थे डिस्टेंस, ऐसा, √of x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2D सिस्टम में होता था। अब बस इसी में एक और z ऐड हो जाएगा, z2 माइनस z1 इसका होल स्क्वायर। ये हो गया अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? अच्छा, अब आता है इसमें सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला में ये 2 पॉइंट था, मान लेता हूँ x1 y1 z1, इधर b पॉइंट x2 y2 z2, और कोई पॉइंट r है
मान लेता हूँ ये आर है यहाँ पे, है ना, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तब जो कोऑर्डिनेट निकालते थे 2D सिस्टम में जैसे निकालते थे वैसे ही 3D सिस्टम में भी निकालेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या होता था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली y का वैल्यू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और सिमिलरली z इक्वल्स टू mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। तो ये अपना आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ r। कोई दिक्कत है इसमें? एकदम 2D सिस्टम में जैसा कर रहे थे बस इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, z भी आ गया, ठीक है। क्लियर है ना? अच्छा, ये फॉर्मूला कब होता था, जब ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइडिंग इंटरनली। इसी में अगर एक्सटर्नली हो जाए, ठीक है, अगर एक्सटर्नली हो जाए तो क्या ही होगा, इसमें बस माइनस साइन आएगा, सेम 2D सिस्टम जैसा। यहाँ पे क्या बन जाए, अगर एक्सटर्नली किया तो क्या बनेगा, x का वैल्यू mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, और y का वैल्यू my2 माइनस my1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। सिमिलरली z का वैल्यू क्या आएगा, mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, ठीक है। अच्छा, इसी में थर्ड पॉइंट जो था, थर्ड क्या था, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला है ना। अगर ये जो पॉइंट r है वो मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, अगर मिड पॉइंट पे है तो सिमिलरली जैसा पहले यूज़ करते थे, इसमें क्या बन जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, और y का वैल्यू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, और सिमिलरली z का वैल्यू z2 प्लस z1 बाय 2, ठीक है। तो ये अपना आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r। कोई दिक्कत है इसमें? एकदम 2D सिस्टम जैसा है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट आ गया, वो क्या है, z कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो। हो गया नोट? ओके। और कुछ बेसिक चीज़ है एक और इसमें, डिस्टेंस फार्मूला में, उसको भी देखते हैं। देखो, एक डायग्राम बनाने का ट्राई करता हूँ मैं। ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये है y एक्सिस, इधर है x एक्सिस, और ये है z एक्सिस, ठीक है। तो ये जो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, इसका मान लेता हूँ पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है x 0 0, ठीक है। y एक्सिस पे जो है वो है 0 y 0, और z एक्सिस पे 0 0 z, ठीक है। तब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, पहले वो अपने को देखना है। तो उस पॉइंट तक जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सारे पॉइंट को फिल करते हैं। अगर इस वाले प्लेन को देखें तो हम x में चले हैं और y में चले, x में चले हैं y में चले, तो z में कुछ भी नहीं चले, ये बनेगा x, y, 0। समझ में आया क्या? वैसे ही अगर इस पॉइंट की बात करें तो अभी y एंड z में चले हैं, x में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या बनेगा, 0 और फिर y z, 0 y z। कोई दिक्कत है? और फिर इस पॉइंट की बात करें तो x में चले हैं और z में चले, x ऐसे आए, x में चले फिर z में चले, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा कौन सा होगा, x, 0, z। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। अब देखते हैं ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले अपने को x में चलना होगा, चलिए x में, फिर अपने को y में चलना होगा, फिर चलना होगा z, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। तब ये जो पॉइंट होगा वो x, y, z होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो इस पॉइंट P का, इसका नाम दे देता हूँ P। तो ये पॉइंट एक्चुअल में दिखता कैसा है, कहाँ पे है, वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो अपना ये जो बोर्ड है ये हो गया अपना x एक्सिस बोल देता हूँ, ठीक है। ये बोर्ड है x एक्सिस, ऊपर है z एक्सिस, और यहाँ से इधर जो है वो क्या है, z एक्सिस, ठीक है। ऐसा कुछ है, ठीक है, इस तरह का है। तो ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। तो पहले हमने क्या चला, x में चला,
फिर y में चला, फिर z में चला, तो यहाँ पे पहुँचे, स्पेस में है वो पॉइंट, दिख रहा है क्या? क्या चले, x में चले, फिर y में चले, फिर z में चले, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो स्पेस में लटका हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे? सिंपली ये जो पॉइंट्स है, ये भी पॉइंट पता है और ये भी पॉइंट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दी x एक्सिस, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों है? x एक्सिस से तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है वो, है ना। ये पॉइंट का x एक्सिस से जब भी डिस्टेंस निकालेंगे तो इनफाइनाइट, इधर बहुत दूर में नापेंगे तो इनफाइनाइट तक आ सकता है। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकाल सकते हैं, है ना। ये जो P है, P पॉइंट, इसका हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, तब वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये है पॉइंट 3,4, ठीक है, यानी कि x में अभी कितना चले हैं, 3 चले, x में 3 चले और फिर y में 4 चले, इधर 3 इधर 4, ठीक है। इस पॉइंट का अगर हम लोग x एक्सिस से डिस्टेंस पूछें, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस पूछें, तो वो यही डिस्टेंस है ना, यही डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 4। अच्छा, एक तो ये तरीका हमने देख लिया। दूसरा तरीका क्या है, ये जो पॉइंट, इसको मान लेता हूँ P, ये जो OP वेक्टर निकाला, OP वेक्टर का हम लोग प्रोजेक्शन ले लेंगे x एक्सिस पे। OP वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंगे x एक्सिस पे, तो वो ये वाला लेंथ आएगा, ठीक है। OP वेक्टर का प्रोजेक्शन ये वाला लेंथ आएगा, लेकिन बट अपने को ये निकालना है ना, तो कोई बात नहीं, उसके लिए एंगल वगैरह सोचना पड़ेगा, तो ये थोड़ा आगे का टॉपिक है, इसलिए अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो अब ये P का A के साथ डिस्टेंस, ये है अपना B और ये है C, तो P का A के साथ डिस्टेंस, तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। क्या बनेगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो x माइनस एक्स, वो तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, y² प्लस z², कोई दिक्कत है। वैसे डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दी y एक्सिस, ठीक है, ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ, फिर y वाला 0 होगा, x² प्लस z², ठीक है। और सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम z एक्सिस, है ना, क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। कोई दिक्कत है नहीं है ना, ठीक है। यहाँ तक जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ A and B are foot of perpendicular from the point 374 on xy and yz plane, 3 4 7, सॉरी उल्टा है ये, 374 on xy and yz plane, on xy and yz plane, ठीक है। देन फाइंड लेंथ ऑफ AB, फाइंड लेंथ ऑफ AB, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट कोई है, पॉइंट 374, वहाँ से ए क्या है, A इज़ अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन XY प्लेन, ठीक है ना। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखो, ये जो पॉइंट है अपने पास P, क्योंकि वहाँ पे XYZ तीनों है तो ये कहीं स्पेस में होगा, 374 ये अपना पॉइंट है, ठीक है। अब कह रहा है कि A इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन XY प्लेन। अब देखो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या चीज़ बता रहा है, देखो ये अपना XYZ एक्सिस है, ठीक है, X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस, ठीक है। पॉइंट कहीं यहाँ पे है, ठीक है। इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस वाले प्लेन पे, ये वाले प्लेन का नाम क्या है, X,
जेड, एक्स जेड प्लेन है ना, ये है वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो अपने को एक्स वाई प्लेन पे करना है ना, एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा, ये वाला प्लेन। इस पॉइंट से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ, इस वाले पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसा ड्रॉप करेंगे जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, है ना। यहाँ से ऐसे जब ड्रॉप किए, यहाँ जब आया, तो ये वाले पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, इसमें z 0 होगा, हाँ या नहीं, क्योंकि z नीचे जाएंगे तो घटेगा, ऊपर आएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन वहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये वाला पॉइंट में क्या होगा, z 0 होगा। समझ में आ गया क्या। और ये पॉइंट कौन सा है, x है, तो एक्स वाई प्लेन में ये वाला पॉइंट कौन सा है, a है, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, इसमें क्योंकि x चले हैं, y चले हैं, z नहीं चले, तो z 0 हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा 3 7 0। क्या ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। अच्छा, वैसे ही अब जो B पॉइंट है, B इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन कौन सा होगा, देखो वाई जेड प्लेन जो होने वाला है उसमें x 0 होना चाहिए, x इधर बढ़ेगा इधर घटेगा, ठीक है। वाई जेड प्लेन ये वाला प्लेन है, ठीक है, ये y एक्सिस ये z एक्सिस, तो ये वाला अपना कौन सा है, वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब वाई जेड प्लेन पे इस पॉइंट से हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ से आएगा तो इस पे आके यहाँ रुकेगा, इस वाले पॉइंट पे इस प्लेन पे आके रुकेगा। अब इस प्लेन का इक्वेशन क्या है ज़रा बताओ, इस वाले प्लेन में पूरे में x है ही नहीं, तो x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट होगा ना, वो कैसा होगा, y कॉमा मतलब 0, x का वैल्यू 0, y z, इस तरह का पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला एक्स वाई प्लेन पे, तो वो a आ गया। अब इसी वाले पॉइंट से हम लोग वाई जेड प्लेन पे, है ना, तो वाई जेड प्लेन तो ये रहा, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो अब देखो ये x तो 0 हो गया, y कितना है 7 और z कितना है 4, तो ये 7, 4, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो है B। अब अपने को AB का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, समझ पा रहे हो ना, तो AB का लेंथ पूछ रहा है, तो AB लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। सो AB लेंथ क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 0 - 3 इसका स्क्वायर प्लस 7 - 7 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 0 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया 9 और ये तो 0 हो गया, ये 16, तो 25, तो आंसर कितना आ गया 5। क्या ये समझ में आया। तो ये टोटल डिपेंड करता है इमेजिनेशन पे, ठीक है। तो अगर तुम देख पा रहे हो, पहले देखो अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत अजीब सा लग सकता है, बट धीरे धीरे करके इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा कौन पॉइंट है और उसका क्या मतलब। जैसे इस पॉइंट की बात करूँगा, यहाँ पे क्या है x y 0 है, तो ये कौन सा एक्स जेड प्लेन है, ठीक है, ऐसा। तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगा, इसको नोट कर लो। एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ़ अ यूनिट वेक्टर a कैप मेक्स एंगल π/3, इफ अ यूनिट वेक्टर a कैप मेक्स एंगल बिटवीन एंगल विथ x एक्सिस makes angle π/3 with x axis, π/4 with y axis, π/4 with y axis, and theta belongs to 0 से π, ठीक है, with z axis, ठीक है। देन फाइंड थीटा, ठीक है। और ऑप्शंस इस तरह से है, ऑप्शंस है 5π/12, सेकेंड ऑप्शन है 2π/12, थर्ड ऑप्शन 2π/3 और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। ये ऑप्शन ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है एक बार, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं, कोई वेक्टर ए है ना, मेक्स π/3 विथ एक्स एक्सिस। एक काम करता हूँ, क्योंकि यूनिट वेक्टर दे रहा है तो इसलिए इसको कर लेता हूँ विथ आई कैप, है ना। आई कैप भी क्या, आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ना। दस विथ जे कैप एंड थीटा विथ के कैप, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा, क्लियर है ना। देन फाइंड थीटा। अब देखो कोई वेक्टर है यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ,
कोई है यूनिट वेक्टर, ठीक है, मान लेता हूँ वो यही वाला वेक्टर है, ठीक है, यही वाला यूनिट वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा, ठीक है ना। अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो एक्स वाई और जेड एक्सिस पे इधर क्या होता है आई कैप, इधर जे कैप और इधर के कैप, इसलिए वो बोला गया इसमें कि π/3 बना रहा है आई कैप के साथ। और आई कैप मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो वेक्टर है उसके साथ कितना बना रहा है π/3। तो अपने को क्या रिलेशन है यहाँ पता, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल मेड बाय वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ बोलो या आई कैप के साथ बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना है π/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो गामा की जगह क्या है थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से कॉस π/3 का वैल्यू कितना होता है 1/2 उसका स्क्वायर तो 1/4 प्लस π/4 का 1/√2 उसका स्क्वायर तो 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा, इस 1/2 को जाओगे उधर तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 गया तो 1/2 उसमें से घटा तो 1/4, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/4, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया +-1/2, कोई दिक्कत है, +-1/2। तो अब देखो क्या बोल रहा है, थीटा कहाँ पे है 0 से 180 के बीच में है, ठीक है ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग 1/2 लें या फिर कॉस थीटा का वैल्यू क्या ले लें -1/2 लें, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 यानी कि थीटा का वैल्यू कितना π/6 नहीं π/3 है ना। और अगर यहाँ से देखें थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 2π/3, ठीक है। तो देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में 2π/3 है, इसलिए ये वाला आंसर हो जाए। क्लियर है ना, नोट कर लो। ओके अब आते हैं धीरे धीरे करके हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी मिलने वाला है उसको भी डिस्कस करते चलते हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी मिलने वाला है वो एकदम जाना पहचाना है, वो है डायरेक्शन रेशियोज या फिर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। इसको अच्छे से समझना है, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, ठीक। तो कोई भी जो लाइन है 2D सिस्टम में कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए था, एक पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रहा है, दूसरा स्लोप चाहिए होता था, ठीक है ना। दो इन्फॉर्मेशन, स्लोप क्यों चाहिए था, डायरेक्शन के लिए है ना, और फिर एक पॉइंट जहाँ से पास हो रहा है। अगर सिर्फ पॉइंट दे देता तो इस पॉइंट से पास होने वाला इनफाइनाइट लाइन्स हो सकते हैं, है ना। तो यूनिक लाइन के लिए एक स्लोप को फिक्स करता था, है ना। लाइन के इक्वेशन के लिए एक पॉइंट चाहिए था और दूसरा स्लोप चाहिए था, तो हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल लेते थे, ठीक है। अभी 3D सिस्टम में लाइन को इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट तो चाहिए जहाँ से लाइन पास हो रहा है। अभी देखो अगर सिर्फ एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है, अब क्योंकि 2D सिस्टम में वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कहीं ना कहीं एक बार तो इंटरसेप्ट करता ही था, या दोनों को इंटरसेप्ट करे या फिर एक्स या वाई में से कोई एक को इंटरसेप्ट करे, है ना। लेकिन 3D सिस्टम में इंटरसेक्ट करे एक्सिस को ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ जो स्लोप निकालते थे कैसे, पहले एंगल निकालते थे लाइन का विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, तब जो थीटा आता था उसका हम लोग tan ले लेते थे, वो स्लोप होता था। लेकिन 3D सिस्टम में क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ जरूरी नहीं है कि वो लाइन इंटरसेक्ट ही करे एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अब देखो कैसे मैं बताता हूँ। तो ये है अपना एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। कोई लाइन अगर ऐसे करके जा रहा है तो अभी एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। अब कोई लाइन अगर ऐसे जा रहा है ऐसे, तब बताओ एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ना ही वाई एक्सिस के साथ ना ही जेड एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो स्लोप वाला फंडा था वो यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये लाइन को डिफाइन करने के लिए, दिखाने के लिए एक तो है एक पॉइंट चाहिए जहाँ से वो पास हो रहा है। अकेले सिर्फ पॉइंट दे दें तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए एक डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इस लाइन का
किसी भी लाइन का डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग एक पैरेलल वेक्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई लाइन जो इस पॉइंट से पास हो और इसके पैरेलल हो, वो यूनिक लाइन ही होगा और कोई अदर लाइन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये लाइन में अब वो डायरेक्शन के लिए एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। लाइन का डायरेक्शन के लिए एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। तो ये पैरेलल वेक्टर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना, दोनों में से दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि लाइन का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, वो तो इनफाइनाइट तक जाता है ना। तो इसको डायरेक्शन दिखाने के लिए ये भी वेक्टर चलेगा और ये भी वेक्टर चलेगा। समझ पा रहे हो ना। अब क्या कह रहा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, ठीक है। तो देखो लाइन का कोई डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होता है, वो होता है उसके पैरेलल वेक्टर का। डायरेक्शन रेशियो जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो उस एक वेक्टर की बात करते हैं। तो वेक्टर का आई जे के का जो कोएफिशिएंट्स होता है वो क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वो वेक्टर, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो, ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो बोल रहा है, वो कुछ और नहीं, इसके पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो के बारे में बता रहा है। क्या समझ में आ गया। जो डायरेक्शन रेशियो अरे नाम ही है डायरेक्शन देने वाला रेशियो, ठीक है। तो लाइन को डायरेक्शन कौन दे रहा है, यही वाला वेक्टर दे रहा है। तो इस जो डायरेक्शन रेशियो इसका होगा वही लाइन का होगा, जो इस वाले का होगा वही लाइन का होगा, ठीक है ना। ओके, तो कोई वेक्टर है पैरेलल वेक्टर, है ना, पैरेलल वेक्टर मान लेता हूँ ऐसा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब देखो अगर ये L है तो ये L, ये अगर L वेक्टर को रिप्रेजेंट करा है तो ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस L वेक्टर को, ठीक है, माइनस L वेक्टर को। तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। तो लाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसके इससे डायरेक्शन दे दो या इससे डायरेक्शन दे दो, उसको तो बस एक डायरेक्शन से चाहिए, पैरेलल वेक्टर चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर ये वाला मिल जाए या फिर ये वाला मिल जाए, दोनों चलेगा, ठीक है। तो जो लाइन का डायरेक्शन रेशियोज होगा, है ना, लाइन हैव लाइन कैन हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन रेशियोज, ये चीज़ समझ पा रहे हो, या तो इधर वाला या तो इधर वाला, कोई दिक्कत है। तो पहला पॉइंट जो नोट करने वाला वो ये है कि लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। समझ पा रहे हो क्या, लाइन का डायरेक्शन रेशियो वैसे इनफाइनाइट हो सकता है, कैसे, ये L है, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2A 2B 2C हो जाएगा, वो भी डायरेक्शन रेशियो। 3 से मल्टीप्लाई कर लिया वो भी हो जाएगा, ठीक है। 4 से कर लिया वो भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, समझ पा रहे हो। -2 से कर लिया वो भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। यानी कि एक लाइन के पास इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इस वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। यूनिट वेक्टर अगर निकालते हैं तो कैसा भी वेक्टर हो, कितना भी बड़ा वेक्टर हो, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वो फिक्स हो गया, ठीक है। तो जब यूनिट वेक्टर निकालते हैं वही क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होता है ना, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो इस वेक्टर का, ये L वेक्टर है, इसका मान लेता हूँ मैं LMN, यूनिट वेक्टर का, ठीक है। अगर ये इसका LMN है तो इसका क्या होगा, -LMN, समझ पा रहे हो ना। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन क्या है, +-LMN, कोई दिक्कत है। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। क्या ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट कैसे हो सकता है, अरे ये वेक्टर है, ये AIBJ CK है, ऐसा है, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये वेक्टर क्या होगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा 2A + 2B 2 + 2J, है ना। तो ये सब क्या होगा, उसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लिए तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसे इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकता है। इधर वाला ले रहे हो तो प्लस के साथ, उधर ले रहे हो तो माइनस के साथ, या उधर प्लस का ले रहे हो तो इधर माइनस के साथ। क्या ये समझ में आ गया। तो उस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे, लाइन कैन हैव इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज बट इट कैन हैव ओनली 2 डायरेक्शन कोसाइंस। समझ में आया क्या, इस बात को हम लोग नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट करो।
ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो, अब एक चीज़ अभी से दिमाग में सेट कर लो कि अगर लाइन का डायरेक्शन रेशियो बोल रहा है तो वो कुछ और नहीं, उसके पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो के बारे में बोल रहा है। वो समझ में आएगा क्या? जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब उसके पैरेलल वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन रेशियो के बारे में पूछ रहा है। जो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है वही लाइन का डायरेक्शन रेशियो। लाइन का अपना कुछ नहीं है, साथ में जो बैठा है उसी के नाम से अपना नाम लेता है। समझ आ रहा है? जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा वो कोई और नहीं, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो के बराबर है। समझ में आ गया ना। अच्छा, एक चीज़ देखो, जब भी हम लोग दो लाइन के बीच में एंगल निकालेंगे, ठीक है, दो लाइन के बीच में एंगल निकालेंगे, वो कुछ और नहीं, उसके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकालेंगे। लाइन का अपना कुछ नहीं है, उसके पैरेलल वेक्टर से ही उसका पहचान है। ठीक है, अगर एंगल बिटवीन टू लाइन्स पूछ रहा है ना, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, सो दैट इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या? हाँ, तो इस बात को भी नोट कर लो कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, नोट करके इस बात को लिख लो। एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। ओके, अब देखो इस पे एक क्वेश्चन बनता है। मैंने वेक्टर में ही बताया था कि एक जो रिलेशन है वो अपने को एकदम सेट करके रख लेना है, L² + M² + N² = 1। इसको एकदम याद रख लेना है। ठीक है, ये हमेशा ट्रू होगा किसी भी लाइन के लिए। ठीक है, अच्छा, अब देखो इस पे एक क्वेश्चन है, उसको भी साथ ही साथ डिस्कस करते चलते हैं, है ना। अभी क्योंकि पहला लेक्चर है, 3D थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, जब लाइन का इक्वेशन आएगा ना, वो सारी चीज़ें है ना एकदम दिखने लगेगा, इमेजिन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी से घबराना नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। क्वेश्चन नोट कर लो, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स whose direction cosine satisfy the equation whose direction cosine satisfy the equation L - M + N = 0। अच्छा, L + M - N है, L + M - N = 0 and L² + M² - N² and L² + M² - N² = 0, then the value of sin² alpha plus cos² alpha, sin² alpha plus cos² alpha। ठीक है, इसका वैल्यू अपने को बताना है। ठीक है, रिसेंट पूछा हुआ जेई का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो अभी मैंने बोला था कि जो दो लाइन के बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, ये है लाइन 1 अपना। ठीक है, और इसका जो पैरेलल वेक्टर है उसको बोल देता हूँ मैं L1। अब क्योंकि यहाँ L ऑलरेडी यूज़ हुआ है तो कुछ और नाम दे देता हूँ, A दे देता हूँ। ठीक है, और दूसरा लाइन है, ये है L2। ठीक है, L2, इसका पैरेलल वेक्टर कुछ नाम दे देता हूँ B। ठीक है, ओके, अब देखो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? अल्फा। हमने अपने क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो ये जो अल्फा है, अल्फा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2। और लाइन 1 लाइन 2 का कुछ भी अपना नहीं है, वो किसका है? उसके पैरेलल वेक्टर्स का। समझ पा रहे हो ना। सो अल्फा इज क्या है? एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2 एंड दैट इज नथिंग बट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कोई दिक्कत है? ए एंड बी आर क्या? ए वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर ऑफ L1 एंड बी वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर टू L2। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। ओके, यानी कि ये जो अल्फा कुछ और नहीं, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये दोनों वेक्टर के बारे में क्या दे रखा है? कह रहा है क्या? जो अल्फा विद एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या? उसके पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन।
ठीक है ना। तो वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों इक्वेशन को, इसको एंड इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये जो LMN है वो क्या है, पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है। अगर हम लोग LM का वैल्यू निकाल लें, LMN का वैल्यू निकाल लें, तो ये पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। ये पैरेलल वेक्टर जैसे आ गया तो उन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेंगे, कैसे, कॉस थीटा से, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। ओके, तो अब LMN निकालने के लिए अपने पास ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। दो इक्वेशन है लेकिन तीन अननोन है, LMN तीनों अननोन है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम साथ में क्लियर कर देते हैं। अगर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या क्या होगा, प्लस माइनस LMN, आया नहीं। एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो होता है ना वो सिर्फ दो होता है, प्लस, एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला, ठीक है ना। वैसे ही अगर देखेंगे ये मैग्नीट्यूड सेम है, LMN का वैल्यू सेम है, आगे में प्लस माइनस है, मतलब एक ही लाइन का है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा है, एक बार है -2 1 0 है और दूसरा है 2 -1 0, ठीक है, ऐसा दो डायरेक्शन कोसाइन आ गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन का है, आया नहीं। अरे बस माइनस का फ़र्क है, समझ पा रहे हो, अरे ये माइनस का ही फ़र्क है ना, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही लाइन का वो है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। हाँ, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम लोग LMN का वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ। तो LMN का वैल्यू जैसे आ गया, वहाँ से A एंड B का वैल्यू आ जाएगा। AB वेक्टर आ गया वैल्यू, तो उसके बीच में एंगल निकाल देंगे कॉस थीटा से, और वो थीटा क्या है, अल्फा है, फिर इसमें रख लेंगे। समझ में आया ना। तो अपने पास जो रिलेशन दिया है L + M - n = 0, और दूसरा है L² + M² + -n² = 0। ये तो अपने को गिवन है, लेकिन मन ही मन अपने को ये वाला इक्वेशन याद रखना है। अरे दो इक्वेशन है और तीन अननोन है, ये तो गलत बात है ना। दो इक्वेशन दिया है और तीन अननोन है, ये तो गलत बात है। तो तीसरा वेक्टर हम अपने को, तीसरा इक्वेशन है, ये अपने मन से तुमको लगाना पड़ेगा हमेशा। ये हमेशा हर एक लाइन के लिए ट्रू है, ठीक है। L² + M² + n² = 1 हर एक लाइन के लिए ट्रू है, ठीक है। हाँ, इसमें अगर कन्फ्यूजन है ये आया कैसे, तो वेक्टर वाला लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। चलो, तो अब करना ही क्या है, अब LMN का वैल्यू चाहिए। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, L + M, इसका वैल्यू कितना है, n, ठीक है। इसको उठा के इसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा L² + M² और -n की जगह पे क्या रखेंगे, L + M का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से देखेंगे L² + M² और यहाँ से क्या आएगा, L² - M² - 2LM = 0। कोई दिक्कत है, ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से, L × M = 0। तो अब देखो यहाँ से दो केस पॉसिबल है, या तो L0 या तो M0। अगर L0 है, इसको पुट कर लेते हैं किसमें, अगर L का वैल्यू 0 है, यहाँ पे रख देता हूँ ना, L का वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, M = n। कोई दिक्कत है, यानी कि इसके लिए पॉइंट कैसा बनेगा, 0 m m, समझ पा रहे हो, 0 m m। और इस यहाँ जब m का वैल्यू 0 है, उस केस में m का वैल्यू 0, तो यहाँ पे n = क्या बनेगा, L। कोई दिक्कत है, ठीक है। यानी कि ये क्या बनेगा, L L L 0 L। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा, अब ये सारा वैल्यूज़ है ना, हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, वहाँ से किसी एक का वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो दो वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, जब L का वैल्यू इज़ 0, L का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से क्या आया है, M = n। ये क्या आ रहा है, M = n। कोई दिक्कत है। अब इसको पुट कर लेते हैं थर्ड में, ठीक है, पुटिंग इन थर्ड में जैसे ही पुट करते हैं तो L का वैल्यू 0, तो ये क्या बनेगा, M² + M² = 1। कोई दिक्कत है। तो यहाँ से M² का वैल्यू क्या आएगा, 1/2, तो M का वैल्यू क्या आ गया, +(1/√2). कोई दिक्कत है, ठीक है। तो M का वैल्यू ये आ गया, तो सो पॉइंट कैसा बन जाएगा बताओ। देखो L का वैल्यू 0, तो 0 आ गया। अगर M का वैल्यू तुम प्लस लेते हो, M का वैल्यू प्लस लेते हो तो 1/√2, और फिर क्योंकि L और M दोनों ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा, 1/√2, और माइनस लेते हो तो माइनस आएगा, तो ये हो गया +-। कोई दिक्कत है। हाँ, तो ये क्या है, दिस इज वन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, है ना, वन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ये किसका है, कोई एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। कोई दिक्कत है। अच्छा, इसी में अगर दूसरा केस लेता हूँ, जब यहाँ पे क्या था, m = 0, m = 0, जब m = 0 था, यहाँ से n का वैल्यू L के बराबर आया था ना,
n इक्वल्स टू एल आया था, ठीक है। इसको अब थर्ड में पुट कर लेते हैं। सो ये क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है इसमें पुट कर रहे हैं। यहाँ से क्या बनेगा, एल का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1/√2। सो इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस बनेगा, डायरेक्शन कोसाइंस, ये क्या बनेगा, इसमें रख लेते हैं ना, ये बन गया एल का वैल्यू 1/√2, अगर प्लस लेते हो तो 0 और फिर 1/√2, माइनस लोगे तो यही आएगा, यानी कि ये क्या आएगा, प्लस माइनस। यानी कि ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया एक लाइन का, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन दूसरे लाइन का। समझ में आएगा। अब इन दोनों डायरेक्शन कोसाइन मतलब ये वेक्टर आ गया है, ये वेक्टर आ चुका है, समझ पा रहे हो, ये वेक्टर आ गया, ए और बी का डायरेक्शन कोसाइन आया है। अरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मतलब वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, पैरेलल वेक्टर का। तो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन आ चुका है, तो एंगल निकाल देंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई दिक्कत है तो इधर ऊपर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा, ठीक है, तो ऊपर बना देता हूँ ना। सो जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर कैसा होगा, ये मैं बोल देता हूँ, डी सीज ऑफ ए वेक्टर, कोई भी किसी को भी मान लो, ठीक है। डी सीज ऑफ ए वेक्टर क्या है, ये प्लस माइनस, ये पहला वाला 0 1/√2 फिर 1/√2, ठीक है। फिर डी सीज ऑफ दूसरा लाइन L2, ये है L1 और ये है L2, ठीक है, विच इज़ बी वेक्टर, ये क्या है, प्लस माइनस 1/√2 कॉमा 0 और 1/√2, ये दोनों डीसीज आ गया। सो एंगल निकाल लेंगे। सो एंगल क्या है, अल्फा, और अल्फा कैसे निकालते हैं, कॉस अल्फा इक्वल्स टू दोनों का डॉट, है ना, दोनों का डॉट, दोनों का अगर डॉट करते हैं तो ये बन जाएगा 0, ये भी 0 और ये क्या बनेगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, π/3। कोई दिक्कत है इसमें, π/3, अच्छा। अरे क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट पता है ना, डॉट प्रोडक्ट कॉस अल्फा कैसे निकालते हैं, यहाँ आएगा पहले वेक्टर का मतलब ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिट वेक्टर से निकलता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इन दोनों का डॉट करोगे तो ये बन जाएगा 0, फिर ये 0 और इसका बनेगा 1/2 डिवाइड बाय 1 × 1। यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, π/3, ठीक है। अल्फा का वैल्यू आ गया जैसे ही π/3, सो अपने को क्या चाहिए था, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए था ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या बनेगा, π/3 रख दो इसमें, ये √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4 प्लस यहाँ से क्या आएगा 1/4, तो ये क्या आ गया 1, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, अल्फा अपने को नहीं पता था ना क्या एंगल, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर, ये जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा चेंज है इसमें, क्वेश्चन जो था ना वो साइन स्क्वायर अल्फा नहीं था, यहाँ साइन पावर 4 था, साइन पावर 4 कॉस पावर 4 अल्फा था, क्वेश्चन में चेंज कर लेना ना। तो अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे π/3 रखेंगे तो ये आता है √3/2, √3/2 यानी कि ये बनेगा 9/16, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 का पावर 4 तो 1/16, तो ये कितना आ गया 10/60, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये चेंज था क्वेश्चन, ठीक है, हो गया नोट क्या, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस तरह से दे रखा है। ये क्वेश्चन करके लाना, ये मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा। द एंगल बिटवीन लाइन्स whose direction cosines satisfy the equation, whose DC's satisfy the equation। पहला जो इक्वेशन है वो है L + M + N = 0,
एंड एल स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, इज, अब ऑप्शंस मैं दे देता हूँ। ऑप्शंस हैं π/6, फिर बी ऑप्शन है π/4, सी है π/3 और डी है π/2, ठीक है। ये भी जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, इसको भी ट्राई करके लाना है, ठीक है। नोट कर लो क्वेश्चन और इसको ट्राई करके लाना। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, वो अच्छा वाला है थोड़ा सा। हो गया नोट? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टू स्ट्रेट लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर, टू स्ट्रेट लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर given by the relation L plus M और फिर है -n इक्वल्स टू 0 एंड 3L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस CNL इक्वल्स टू 0 are parallel, ठीक है, these are parallel then positive value of C equals to what, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस है 2, 3, 4 और फिर है 6, 2, 3, 4, 6 ये ऑप्शन है। ये भी जेई का ही क्वेश्चन है। तो देखो अब क्या देखा, टू स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द रिलेशन दिस टू आर पैरेलल देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। ओके, तो अपने पास जो रिलेशन दिया है L प्लस एम माइनस एन इक्वल्स टू 0 और दूसरा दिया है 3L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस CNL इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से क्या करते हैं ना, एक का वैल्यू इन दोनों को तो सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों से L प्लस एम इक्वल्स टू क्या आ गया n, और इस वैल्यू इसको उठा के मैं इसमें रख देता हूँ। तो क्या बनेगा 3L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस C और n की जगह क्या रखने वाले L प्लस एम, ठीक है, और यहाँ पे L इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 3L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ये बनेगा क्या CL स्क्वायर, हाँ या नहीं, CL स्क्वायर प्लस CML इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से बचेगा L स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो 3 प्लस C L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस CML इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत है? अब देखो अपने को ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन किस में बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अब क्योंकि ये सारे रियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग करेंगे तो d ग्रेटर इक्वल्स टू 0 करेंगे, समझ पा रहे हैं? तो अब देखो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन किस में, L में या M में? कैसे पता है L में, कैसे पता है L में? देखो जब भी दो क्वाड्रेटिक दिख जाए, इसमें है या इसमें है, कन्फ्यूजन हो जाए, क्या करना, किसी भी एक से डिवाइड कर देना, ठीक है। इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस कैसे, देखो इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2, इन दोनों मिला के भी 2, ठीक है, डिग्री 2, तो सेम डिग्री का है, इसलिए बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। अब देखो क्योंकि किसमें क्वाड्रेटिक है अपने को नहीं पता है, तो किसी भी एक से डिवाइड कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ से एम स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। एम स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या होगा, 3 प्लस C, यहाँ बनेगा L बाई एम इसका स्क्वायर और प्लस यहाँ पे CL अपॉन M और प्लस यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 0। समझ में आया है ये चीज़? क्या बताओ, क्या क्या हमने एम स्क्वायर से डिवाइड किया था, ये आ गया, इसमें एम स्क्वायर से डिवाइड करने से ये 1 आ गया और इसको हमने पहले लिख लिया, कोई दिक्कत है? अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन किस में, L बाई एम में,
हाँ या नहीं? अरे L बाई एम में क्वाड्रेटिक है ना। अब देखो फॉर रियल सॉल्यूशन है ना, फॉर रियल सॉल्यूशन ऑफ सी, अरे ये तो क्वाड्रेटिक है तो रियल वैल्यूज़ के लिए ही सेटिस्फाई होगा, इमेजिनरी के लिए होगा नहीं। और फॉर रियल सॉल्यूशन है ना, डी शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, समझ पा रहे हो ना। अब डी शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 तो बी का स्क्वायर, तो बी क्या है यहाँ पे, बी इज सी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 3 प्लस सी और एंड सी इज़ 1, ठीक है, ग्रेटर इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत है। यहाँ से क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस 12 और माइनस 4c इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से अब देखो सी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 12 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब बताओ इसको फैक्टर कर सकते हैं क्या, 4 और 6 ना, सी स्क्वायर 4 और 2 और 6 है ना, माइनस 6c प्लस 2c माइनस 12 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो c कॉमन लिया तो c माइनस 6 और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो c माइनस 6 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। यहाँ से c प्लस 2, यहाँ से c माइनस 6 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ रहा है, c का जो वैल्यू होगा वो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, माइनस 2 तक यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी तक, कोई दिक्कत है। अब इस देखो यहाँ पे, क्योंकि अब ऑप्शंस देखते हैं, c का वैल्यू पॉजिटिव है ऐसा बोल रखा है ना, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ c, ठीक है। तो ये वाला तो काम का अपना है नहीं। अब यहाँ से इधर वाला वैल्यू देख रहे हैं, तो अब देखो यहाँ से इधर वाले में ऑप्शन में क्या है 6 है, तो 6 हो जाएगा आंसर। तो सी का वैल्यू कितना आ गया 6, समझ में आया है क्या, ठीक है। तो इसको नोट करो, इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। तो जैसा पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि लाइन 3D लाइन में अपने को डायरेक्शन के लिए एक पैरेलल वेक्टर की ज़रूरत होता है, 2D में एक पॉइंट और एक स्लोप की ज़रूरत होता है, वैसे ही 3D लाइन में एक पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रहा है और एक पैरेलल वेक्टर की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ से लिख लेते हैं अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैन बी डिटरमाइन यूनिकली इफ, देखो पहला चीज़ है यहाँ से व्हेन अ पॉइंट फ्रॉम विच लाइन इज पासिंग and a parallel vector is given, ठीक है। ये कौन सा केस है, जब एक पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रहा है वो गिवन है और एक पैरेलल वेक्टर जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है वो गिवन है, ये पहला चीज़। और सेकंड है 2 पॉइंट्स फ्रॉम विच लाइन इज पासिंग, लाइन इज पासिंग है ना, इज गिवन, ठीक है। 2 पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से लाइन पास हो रहा है तो भी हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, और एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ हो तो भी हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पहला पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है। तो देखो, तो ये अपना है वाई एक्सिस, इधर है एक्स एक्सिस और इधर है जेड एक्सिस, ठीक है। तो कोई लाइन है इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, लेकिन इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है कि जो लाइन है वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है, वो है पॉइंट ये, मान लेता हूँ ए पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट तो गिवन होगा इसमें, और एक पैरेलल वेक्टर जो मान लेता हूँ वो है एल वेक्टर, ठीक है। एल वेक्टर गिवन है, एल वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू द लाइन, ठीक है ना। ये 2 चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वाले में गिवन क्या क्या है, गिवन है पॉइंट, ठीक है, पॉइंट है, मान लेता हूँ वो जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा है x1 y1 एंड z1, ठीक है, x1 y1 एंड z1, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड अ पैरेलल वेक्टर, अब ये पैरेलल वेक्टर का क्या मतलब है कि ये जो पैरेलल वेक्टर है वो पैरेलल टू दी लाइन है, और वो वेक्टर मैंने l दे दिया, मान लेता हूँ l जो वेक्टर है वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो अगर पॉइंट दिया हुआ है तो उसका पोजीशन वेक्टर भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, वेक्टर ए,
एज्यूम क्या हम लोग निकाल सकते हैं ओरिजिन से ज्वाइन करके, हाँ या नहीं, पोजीशन वेक्टर निकल गया। तो यहाँ से अगर हम लोग इस पॉइंट को ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो ये जो वेक्टर है वो कौन सा है, वेक्टर ए, कोई दिक्कत है। अच्छा, इस पे अगर हम लोग, क्योंकि जब भी लाइन का इक्वेशन हो, सर्कल का इक्वेशन हो, 2D लाइन या सर्कल, किसी का भी इक्वेशन निकालो, तो एक जनरल पॉइंट अपने को अज्यूम करना पड़ता है। जनरल पॉइंट क्या होता है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, क्योंकि ये 3D है तो इसलिए एक्स वाई जेड तीनों मानेंगे, ठीक है ना। अब ये क्योंकि जनरल पॉइंट है तो इसका हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर आर, ठीक है। अब देखो 2 पॉइंट है अपना, तो यहाँ से ए और आर, ये जो ए आर वेक्टर, ए आर से हम लोग एक वेक्टर निकाल सकते हैं क्या, ए आर वेक्टर निकाल सकते हैं क्या। अब जो ए आर वेक्टर है, सिंस ये जो एल वेक्टर है, एल वेक्टर इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो एल वेक्टर विल बी पैरेलल टू ए आर वेक्टर आल्सो, हाँ या नहीं, बताओ क्या इतना समझ में आ रहा है। सिंस एल वेक्टर इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना, और उसी लाइन के ऊपर में हमने एक पॉइंट, तो उस लाइन के ऊपर है ही आर, हमने उसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट अज्यूम किया, जनरल पॉइंट, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो वहाँ से हमने ए आर वेक्टर निकाला, तो ए आर वेक्टर विल बी पैरेलल टू एल वेक्टर, हाँ या नहीं, बताओ। अरे होगा ना, हाँ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं सिंस ए आर वेक्टर इज पैरेलल विथ एल वेक्टर, कोई दिक्कत है। अब देखो जब भी दो वेक्टर पैरेलल होता है, तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स करके, है ना। अरे दो वेक्टर, अगर वेक्टर ए, ठीक है, ए वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर बी आर पैरेलल, देन ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, हाँ या नहीं, ठीक है। अब सिंस ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू एल वेक्टर, सो वी कैन राइट ए आर वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स एल वेक्टर, कोई दिक्कत है। अब ए आर वेक्टर को निकाल लो, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अरे ये समझ में आ रहा है क्या, इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स एल वेक्टर। यहाँ से आर वेक्टर क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एल वेक्टर, ठीक है। और यही होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू एल वेक्टर। अच्छा, इससे भी देख सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका है इसको देखने का, देखो यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट आर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है वो कौन सा है, वेक्टर आर। अब अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखेंगे, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, तब जो ये रिजल्टेंट वेक्टर आया, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है क्या। ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, तो ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर, वो क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा। अब क्योंकि अब ए आर वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए आर वेक्टर क्योंकि इसके पैरेलल है, तो इसको लैम्डा टाइम्स एल वेक्टर लिख सकते हैं, यस, क्योंकि ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू एल वेक्टर, ठीक है। तो ए आर वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स एल वेक्टर, ठीक है। अब इसमें लगा दो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, अरे देखो ये एक दूसरे को फॉलो कर रहा है ना, तो ये रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, दिस प्लस दिस, है ना, तो ये क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एल वेक्टर। तो आ गया, यहाँ से भी इक्वेशन आ गई, जैसे भी निकालो, या फिर ए आर पैरेलल टू एल वेक्टर कैसे भी निकालो, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा, अब यहाँ वेक्टर फॉर्म से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म तक निकाल सकते हैं, कैसे, सिंपली ये वेक्टर यहाँ से, ये सारा वेक्टर्स को उठा के इसमें पुट कर लेंगे। देखो पॉइंट ये है, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का क्या आ जाएगा, x1 i प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, कोई दिक्कत है। और वेक्टर हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, और जनरल पॉइंट है r, तो r वेक्टर कैसा आ जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, कोई दिक्कत है। अब ये तीनों वेक्टर को उठा के इसमें रख दो, तो यहाँ से कैसा आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, इक्वल्स टू ए वेक्टर, देखो ए प्लस लैम्डा एल आ रहा है, ए प्लस लैम्डा एल, तो हम चलो एक बार लिख लेते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स एल वेक्टर विच इज़ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अब देखो इसको हम वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे, आई के साथ, तो यहाँ क्या बचेगा, x1 प्लस लैम्डा ए, कोई दिक्कत है, आई कैप प्लस y1 प्लस लैम्डा बी, ये जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के कैप, कोई दिक्कत है
नहीं है ना। यहाँ देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब टू वेक्टर्स आर इक्वल, सोचो जब टू वेक्टर्स आर इक्वल इट मीन्स सब कुछ इक्वल, उसका आई का कोएफिशिएंट इक्वल होगा, जे का कोएफिशिएंट इक्वल, के का कोएफिशिएंट इक्वल, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ। तो यहाँ से क्या आएगा बताओ, एक्स का वैल्यू किसके इक्वल होगा, एक्स विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस लेमडा टाइम्स ए, ठीक है, लेमडा ए। कोई दिक्कत है, यहाँ से हमने कंपेयर कर लिया x को इसके साथ। फिर सिमिलरली y विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस लेमडा बी, y1 प्लस लेमडा बी। और सिमिलरली z विल बी इक्वल्स टू z1 प्लस लेमडा सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अच्छा यहाँ से बताओ लैम्डा का वैल्यू क्या है, x1 को इधर भेज दी, x माइनस x1, फिर ये a नीचे आ जाएगा ना, कोई दिक्कत है। यहाँ से फिर लैम्डा का वैल्यू y माइनस y1 अपॉन b, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू z माइनस z1 अपॉन c, कोई दिक्कत है। अब इसको a b c मान लो, ठीक है ना, a b c मान लो, इसको 1 2 3 मान लो, कुछ भी। फ्रॉम 1 to 3 वी कैन राइट x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लैम्डा। एंड दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होने वाला है, समझ में आ रहा है क्या। अब देखो सबसे पहले देखेंगे लाइन कहाँ से पास हो रहा था। लाइन पास हो रहा था पॉइंट ए से, जिसका कोऑर्डिनेट था x1 y1 z1, ठीक है। वो x1 y1 z1 उसका पोजीशन वेक्टर था ए, वेक्टर फॉर्म में कहाँ गया, r इक्वल्स टू जहाँ से पास हो रहा है और जिसके पैरेलल है, लैम्डा टाइम्स जिसके पैरेलल, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जहाँ से पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स जो पैरेलल वेक्टर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अच्छा चलो मैं साथ साथ में यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ। तो ये जो ए है, वो ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। कोई दिक्कत है, जहाँ से लाइन पास हो रहा है। और ये क्या है, पैरेलल वेक्टर, है ना, पैरेलल वेक्टर टू दी लाइन। कोई दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं होगा ना, यहाँ से पहचान लोगे ना। जैसे कभी लाइन दे दिया, ऐसा वेक्टर फॉर्म में लाइन दे दिया, तो वेक्टर फॉर्म में लाइन दे दिया तो सबसे पहले हम लोग को दो इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगा। कैसा, ये जो है ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रहा है, और ये क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। कोई दिक्कत है, ये पहला ऑब्जर्वेशन। लेकिन उसी को अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में देखें तो कौन कहाँ गया, इस बात को हम लोग को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो देखेंगे ये जो पॉइंट था ए x1 y1 z1, वो देखो कहाँ गया है, इसमें ऊपर में गया x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यानी कि पॉइंट जो है ना वो ऊपर चला जाता है x के साथ, x y z के साथ माइनस होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है। और देखो जो पैरेलल वेक्टर था, पैरेलल वेक्टर क्या था यहाँ पे, ए आई बी जे सी के, इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी, वो कहाँ गया, वो गया है नीचे, ठीक है। आई का जो डायरेक्शन रेशियो था वो x माइनस x1 अपॉन ए में, ये y का, ये मतलब j का, और ये k का। क्या इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया। अरे लाइन का तो एक ही इक्वेशन होगा, पैरेलल वेक्टर ना अलग अलग होगा, एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर। लाइन तो एक ही है ना इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, तो एक ही इक्वेशन होगा, ठीक है। वो वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है बस, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से चलो इसका नाम यहीं पे लिख देता हूँ, ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर बाकी डिस्कस करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया ना, पॉइंट कहाँ गया, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर कहाँ गया, नीचे। कोई दिक्कत है। और एक और चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो अक्सर स्टार्टिंग में गलत करते हैं स्टूडेंट, वो ये है, देखो x का कोएफिशिएंट 1 है, y का भी कोएफिशिएंट 1 है, z का भी कोएफिशिएंट 1 है। तो इसको पहले, ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई लाइन उल्टा पुल्टा करके दे रखा है तो पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे, इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या,
ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, फिर इसके आगे जो मैं भी बोल रहा हूँ उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो हम क्या बोल रहे थे कि इधर इरेज कर देता हूँ ना। देखो क्या बोल रहे थे, मान लो कोई लाइन ऐसा दिया हुआ है x + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2y - 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू z + 1 है ना डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू कुछ भी लैम्डा दे दिया। ठीक है, ऐसा कुछ लाइन दिया हुआ है, मान लो लैम्डा नहीं भी दिया है। ठीक है, ऐसा लाइन दिया है। अब इससे अपने को पूछ रहा है कि सबसे पहले बताओ पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रहा है और फिर पैरेलल वेक्टर, है ना, ये दो चीज़ अपने को बताना है। ठीक है, तो पॉइंट पहले बताना अपने को जहाँ से वो लाइन पास हो रहा है और फिर पैरेलल वेक्टर जो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तब देखो सबसे पहले अगर तुम देखोगे कि पॉइंट के लिए ये जो है, ये भी मैंने बोला था ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कुछ भी निकालने से पहले इसको जो भी लाइन हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, -x1 है, माइनस के बाद जो पॉइंट होता है, माइनस के बाद जो है वो क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रहा है। फिर माइनस के बाद जो है ये वो क्या है, y कोऑर्डिनेट जहाँ से लाइन पास हो रहा है। और ये माइनस के बाद ये कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, उसके बाद जो लाइन पॉइंट है जो वैल्यू है वो क्या है, z कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा, सबसे पहले x y z का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको पहले क्या करना होगा, अपने को कन्वर्ट करना होगा। पहले ऐसे ले लो x - -1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ से अब 2 का y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसमें 2 कॉमन लेना होगा, तो 2 कॉमन लेना होगा, लेकिन वो 2 को नीचे भी लाना होगा क्योंकि ऊपर और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा ये y - 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, इक्वल्स टू z -(-1) डिवाइडेड बाई 4। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसका देखेंगे पॉइंट, तो पॉइंट बताओ क्या आ गया, -1, माइनस के बाद जो है वो है पॉइंट, -1 फिर -1/2 या 1/2 बताओ, 1/2। ठीक है, क्योंकि माइनस के बाद जो भी रहता है वही पॉइंट होता है, और z -(-1). कोई दिक्कत है इसमें? और अगर पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, 2i कैप, है ना। देखो यहाँ पे क्या था, ABC क्या था, पैरेलल वेक्टर था, तो 2i कैप और प्लस 3/2 j कैप प्लस 4k कैप। समझ में आ गया क्या, ये आ गया पैरेलल वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना? अच्छा ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। हो गया होगा? अच्छा, तो ये था। देखो अब कैसा भी सिचुएशन दे दे, अपने को दो इन्फॉर्मेशन ढूंढना है। लाइन के इक्वेशन के लिए दो इन्फॉर्मेशन ढूंढना है, एक पॉइंट और दूसरा पैरेलल वेक्टर। ठीक है, और अगर पॉइंट आ गया तो वेक्टर फॉर्म में, अगर पूछ रहा है वेक्टर फॉर्म तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में पूछ रहा है तो पॉइंट यहाँ x y z के साथ यहाँ पॉइंट माइनस होता है, और जो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, यानी कि लाइन का इक्वेशन के लिए दो ही इन्फॉर्मेशन अपने को ढूंढना है, वो है एक पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रहा है, दूसरा पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब देखो इसी में जो अगला फॉर्म है, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, उसको भी हम लोग साथ साथ में डिस्कस करते हैं। लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इसको भी मिटा ही देते हैं, इतना क्यों रहे। तो देखो ठीक है, ये है अपना y एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है z एक्सिस। अब देखो कोई लाइन है जो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ लाइन है और दो पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, ये है पॉइंट A जिसका पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ मैं वेक्टर A। ठीक, इधर है पॉइंट B जिसका पोजीशन वेक्टर है B। कोई दिक्कत है इसमें? ये दो पॉइंट से पास हो रहा है ये लाइन।
ठीक है। अब अपने को पता है कि लाइन का इक्वेशन के लिए यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं सेकंड नंबर, लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है ना। उसमें इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन क्या क्या है, पॉइंट ए मान लेता हूँ ये x1, y1 और z1 विथ पोजीशन वेक्टर a, ठीक है, और दूसरा पॉइंट b x2, y2 और z2। कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो लाइन का इक्वेशन के लिए अपने को दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहला क्या है पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रहा है, और दूसरा चाहिए पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो पॉइंट तो एक ही चाहिए लेकिन अपने पास दो दो पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने को वो चाहिए इसका पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर तो इसमें दिया नहीं है, क्या किया जाए फिर सोचो। दो इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। पॉइंट तो मिल गया, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, ठीक है, लेकिन इसका पैरेलल वेक्टर नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दो पॉइंट इस लाइन के ऊपर रखा है, यहाँ से हम लोग एक वेक्टर निकालेंगे, ये ए बी वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या? ये जो ए बी वेक्टर होगा, क्या लगता है ये ए बी वेक्टर क्या इसके पैरेलल वेक्टर होगा या नहीं होगा? अरे ये सब फ्री वेक्टर से, ए बी वेक्टर को तुम उठा के यहाँ रख सकते हो, ठीक है। ये ए बी वेक्टर जो है वो क्या है, फ्री वेक्टर से। समझ में आ गया क्या? तो ये ए बी वेक्टर आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट जो यूज़ करने वाले हैं वो पॉइंट कोई भी यूज़ कर लेता हूँ ए, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, ठीक है। अच्छा, पैरेलल वेक्टर, इसके लिए अपने को क्या करना होगा, एक ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। पैरेलल वेक्टर जो होगा वो ए बी वेक्टर होगा, और ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए बी वेक्टर विल बी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अरे हाँ या नहीं, ठीक है। तो अब देखो ये जो ए बी लाइन है ना, ए बी वेक्टर है ना, इसको उठा के यहाँ समझो तुम, ए बी वेक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जब भी पैरेलल मिल गया, पैरेलल वेक्टर मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप, एक जनरल पॉइंट लेना होगा, एक जनरल पॉइंट अज्यूम करना होगा आर, ठीक है। वो जनरल पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया आर, जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से क्या करेंगे, ए आर वेक्टर निकालेंगे, ए आर वेक्टर, ठीक है, ए आर वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत है? ये जो ए आर वेक्टर होगा, ए आर वेक्टर विल बी पैरेलल टू ए बी वेक्टर। अरे होगा ना। तो बस सेम चीज़ देखो, अब बस अपने को पैरेलल वेक्टर चाहिए था, वो निकल चुका है, पॉइंट चाहिए था, मिल चुका है। अब डायरेक्ट हम लोग वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रख सकते हैं, या फिर हम लोग डेराइव भी कर सकते हैं। तो क्योंकि नया है तो इसलिए ड्राइव कर देते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट उस फॉर्म में रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो, सिंस ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर, ठीक है, एकदम पुराना पिछले वाला जैसा स्टेप था। तो ये बन गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर को क्या लिखोगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समझ पा रहे हो ना, ये ए बी वेक्टर ए वेक्टर क्या है, इस पॉइंट का हमने ज्वाइन किया, ठीक है, इस पॉइंट को, पॉइंट ए को हमने ज्वाइन किया, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ए, और इस बी को ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है वो है वेक्टर बी, और आर वेक्टर कौन सा है, ये पोजीशन वेक्टर बी, और आर वेक्टर क्या है, इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे आर वेक्टर से ज्वाइन किया। कोई दिक्कत है? ये जो वेक्टर है वो क्या है, आर वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से अब देखो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। कोई दिक्कत है? वहाँ पे पैरेलल वेक्टर एल था तो एल आ गया, पासिंग थ्रू ए था, यही था, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे मैं साथ ही साथ नोट करते चलता हूँ, ये जो पॉइंट ए है ये क्या है, ये है पॉइंट फ्रॉम विच लाइन इज पासिंग, फ्रॉम विच लाइन इज पासिंग। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? और ये क्या है, पैरेलल वेक्टर है ना, पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब इसका ये इसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म। ये क्या है अपना वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसी का हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में चलेंगे, ठीक है। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म यहाँ निकाल लेता हूँ।
ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म के लिए सारा वेक्टर्स उठा के इसमें रख लो, एकदम पुराना जैसा स्टेप, ठीक है। तो सारा वेक्टर है अपने पास, सबसे पहले अपने को चाहिए ए वेक्टर, है ना। तो ए वेक्टर क्या था, पॉइंट ये, इसका क्या है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। इसके बाद चाहिए b माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना, b माइनस ए वेक्टर। तो b माइनस ए वेक्टर, तो पहले मैं b वेक्टर लिख लेता हूँ इधर। तो b वेक्टर, b क्या है, b वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b, और पॉइंट b को हमने क्या लिया है x2, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से b माइनस ए वेक्टर निकाल लो, तो क्या बनेगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। कोई दिक्कत है? और फिर r वेक्टर, और क्या है r वेक्टर इज xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। अब इसको मान लेता हूँ 1, ठीक है, 1 में पुट कर लेता हूँ, पुटिंग इन 1, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ना, यहाँ तक चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, कर लो यहाँ तक नोट। फिर कुछ पार्ट को डिलीट करना होगा स्पेस के लिए। चलो अब यहाँ से इस पार्ट को हम इधर डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पे। अब देखो ये सब को उठा के ये सारा वैल्यू को 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू, अब देखो डायरेक्ट यहाँ करने का, तो यहाँ पे ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, डायरेक्ट हम ऐड करने जा रहे हैं ना, ए हो गया प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस आई कैप। तो आई कैप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x1 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1 आई कैप। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? प्लस, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा फिर y1 प्लस लैम्डा टाइम्स, यहाँ पे लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1 माइनस y1, और पूरे का j कैप, और प्लस यहाँ पे z1 प्लस लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1, है ना, और k कैप, ठीक है। अब दोनों को कर लेंगे कंपेयर करेंगे, क्योंकि दो वेक्टर क्या है, इक्वल है। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है, x1 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, फिर y का वैल्यू y1 प्लस लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1, और z का वैल्यू z1 प्लस लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1, ठीक है। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालो, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय, ये नीचे चला जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से लैम्डा का वैल्यू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1, ठीक है। अब ये सबको एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये कैसा बन जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा। और ये हो जाएगा अपना कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। अगर इसमें हम ऑब्जर्वेशन करें, कुछ ऑब्जर्वेशन, तो इस लाइन के लिए हमने पॉइंट ए यूज़ किया था ना, पॉइंट ए यूज़ किया है, यहाँ पे देख लो पॉइंट ए यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कि पॉइंट क्या, कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ए। तो ए का कोऑर्डिनेट देखो, जो भी पॉइंट यूज़ करते हैं, अगर पहला वाला फॉर्म देखो, जो भी पॉइंट यूज़ करते हैं वो कहाँ जाता है, ऊपर में एक्स वाई जेड के साथ माइनस होता है, ठीक है। और नीचे क्या होता है, नीचे होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या है यहाँ पे, बी माइनस ए मतलब ये वाला वेक्टर है ना, बी माइनस ए मतलब ये वाला वेक्टर। इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, वो कहाँ जाता है, नीचे में जाता है। पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कहाँ जाता है, नीचे में। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, एकदम पहला वाला फॉर्म जैसा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना? चलो यहाँ तक जल्दी से नोट करो। ओके, तो ये तो हो गया दोनों फॉर्म। बस अपने को ध्यान क्या रखना है, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, x का कोएफिशिएंट +1 होने चाहिए, ठीक है, और माइनस के बाद जो आता है वो पॉइंट है अपना, ठीक है। चलो
यानी कि अगर 2 पॉइंट दे देता है यहाँ पे x1 y1 z1, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं x2 माइनस x1 करके ये डायरेक्शन रेशियो आ गया ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर, और जो पॉइंट यूज़ कर रहे हो यहाँ पे तो पॉइंट दूसरा यूज़ करते हैं। जरूर ये थोड़ा देखने में अलग लगता है, x2 y2 z2 लगता है, ठीक है, लेकिन एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है ना, तो कोई भी पॉइंट यूज़ कर सकते हो। देखने में अलग जरूर लगेगा लेकिन वो लाइन एक ही होगा। अब देखो इसी में जो एक अगला टॉपिक है उसको हम साथ साथ में कर लेते हैं। यह है एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। अब देखो पहला लाइन है वो मान लेता हूँ यह है a1 प्लस लैम्डा टाइम्स L1 बोल देता हूँ, ठीक है। और जो दूसरा लाइन है यह है L1 और यह है L2, ठीक है। L2 इज़ a2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2। तो अगर देखें तो ये जो L1 है वो कहाँ से पास हो रहा है बताओ। L1 इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट बताओ। L1 is passing through sir A1. L1 इज पासिंग थ्रू पॉइंट जहाँ जिसका पोजीशन वेक्टर है A एंड पैरेलल टू L1, ठीक है ना। और दूसरा लाइन है ये है L2, L2 इज पासिंग थ्रू पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है A2, ठीक है, एंड पैरेलल टू L2। कोई दिक्कत है। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, इन दोनों एंगल के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो सेम एज एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। कोई दिक्कत है क्या। इसी को उठा के हम लोग शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ये जो एंगल आएगा वही एंगल ये वाला आएगा। समझ पा रहे हो क्या। एंगल जब भी निकालते हैं ना तो एक्यूट निकालते हैं, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड लगा लेते हैं तो एक्यूट आता है। तो कोई भी एंगल आए तो क्या हो गया, एक्यूट आए या ऑब्टूज आए, तो दो एंगल तो पॉसिबल है ही, एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों पॉसिबल है। अब पूछ क्या रहा है या यूज़ क्या करना है इस पर डिपेंड करता है। तो कोई भी आ गया, एक्यूट आ गया और ऑब्ट्यूज का यूज़ करना है तो 180 में से माइनस कर लेंगे। ऑब्ट्यूज आ गया और एक्यूट का यूज़ करना है तो 180 में से माइनस कर लेंगे। हाँ, तो एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज सेम एज एंगल बिटवीन L1 एंड L2। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। ये चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अगर ये दिक्कत नहीं है तो L1 और L2 के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, एंगल बिटवीन L1 एंड L2 ये कैसे निकालते हैं बताओ। ये निकालते हैं कॉस थीटा से। कॉस थीटा इक्वल्स टू L1 डॉट L2 डिवाइडेड बाय मॉड L1 मॉड L2। कोई दिक्कत है। ये कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अगर इसमें पूरे में मॉड लगा लें तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब एक्यूट वैल्यू देगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ से क्या आएगा, एक्यूट वैल्यू आएगा। और एक्यूट वैल्यू जैसे आ गया तो ऑब्ट्यूज अगर चाहिए तो 180 में से माइनस कर लो। कोई दिक्कत है क्या। तो ये आ गया एंगल, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ हम बताते हैं यहाँ साथ ही साथ में, ठीक है। देखो मान लेता हूँ इसी में अगला पॉइंट पे है ना, टू पैरेलल लाइंस। अगर टू पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो वो लाइन कैसा होगा देखो ज़रा। आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स L, और दूसरा लाइन जो होगा ये है L1, ये है L2, ठीक है। दूसरा लाइन जो होगा वो होगा A2 प्लस म्यू टाइम्स L। अब ये कैसा, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ज़रा सोचो। दो लाइन जब पैरेलल है, ये दो लाइन जब पैरेलल है, ये है L1 और ये है L2, तो जो पहला L2 है वो A2 से पास हो रहा है, यहाँ से देख सकते हो, और जो L1 है वो A1 से पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा दोनों का, जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो सिर्फ एक ही होगा। अरे समझ पा रहे हो या नहीं। दो पैरेलल लाइन है तो इसका पैरेलल वेक्टर सिर्फ एक होगा, इसलिए मैंने दोनों को सेम रखा है। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। बस यहाँ पे ये चेंज होगा लैम्डा और म्यू। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। अब जब दो पैरेलल लाइन है तो उसमें क्या रिलेशन होगा दोनों लाइन में, तो जब दो पैरेलल लाइन है, हाँ, तो पैरेलल लाइन को पहचान जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर पैरेलल लाइन नहीं है, जब दो लाइन पैरेलल नहीं है तो और वो क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग। लेकिन 3D में एक और केस आता है, वो होता है स्क्यू लाइंस, ठीक है। दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो वो है इंटरसेक्टिंग या फिर स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या है, ऐसा लाइन, ये देखो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ना ही ये पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है ना, तो इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो अगर ये L1 और L2 दोनों अलग अलग है, ठीक है, इसका मतलब ये या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है
या तो पैरेलल लाइंस, ठीक है, अलग से पैरेलल नहीं, इंटरसेक्टिंग है या फिर स्क्यू लाइंस है, ठीक है। अब वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, इसका क्या केस है वो भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, टू अगर ऐसा हो, टू परपेंडिकुलर लाइंस अगर ऐसा हो, ठीक है, टू परपेंडिकुलर लाइंस हो, इसका डायग्राम यहाँ बना लेना साथ ही साथ में, ठीक है। अगर टू परपेंडिकुलर लाइंस है, ये एक लाइन है और दूसरा लाइन ये है, तो परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका पैरेलल वेक्टर भी होगा ऐसा ही, अरे ऐसा ही होगा ना। तो अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, समझ पा रहे हो ना। अगर बोल दे दो लाइन परपेंडिकुलर है तो लाइन के बारे में मत सोचना, उसके पैरेलल वेक्टर के बारे में सोचना कि पैरेलल वेक्टर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आया क्या? लाइन का कोई और उसका कोई पावर नहीं है उसके पैरेलल वेक्टर के बिना। लाइन का कुछ भी बोल रहा है मतलब पैरेलल वेक्टर का बोल रहा है। लाइन से तुम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट निकाल सकते हो। और एक चीज़, जब भी लाइन दे दिया है तुम तुरंत उनसे दो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए। क्या? लाइन कहाँ से पास हो रहा है, पैरेलल किसका है। समझ पा रहे हैं? तुरंत दो इन्फॉर्मेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग प्लेन से स्टार्ट करेंगे तो लाइन का बस वहाँ पे यूज़ करवाएगा। लाइन दे दिया, बाकी तुम यूज़ करो। तो लाइन जैसे आया तुरंत दो इन्फॉर्मेशन, क्या पास कहाँ से हो रहा है, पैरेलल किसका है, ये दो इन्फॉर्मेशन तुरंत निकालें। और वो दो इन्फॉर्मेशन यूज़ होगा प्लेन में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, मान लो दो परपेंडिकुलर लाइंस है तो आर है कुछ ऐसा, A1 प्लस लेमडा टाइम्स L1, ठीक है, और आर दूसरा लाइन है A2 प्लस लेमडा टाइम्स L2, ठीक है। और अगर ये परपेंडिकुलर है सो जो L1 होगा वो परपेंडिकुलर टू L2 होगा। कोई दिक्कत है? सिंस लाइन 1 एंड लाइन 2 इज़ परपेंडिकुलर, यहाँ लिख देता हूँ L1 ये है और ये है L2, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ सिंस L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, सो ये जो पैरेलल वेक्टर है L1 विल बी परपेंडिकुलर टू L2। कोई दिक्कत है? और यहाँ से हम लोग L1 डॉट L2 क्या करेंगे, 0। कोई दिक्कत है? यहाँ से आ जाएगा क्या, दिस विल बी कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर। समझ में आएगा? हाँ, अगर परपेंडिकुलर है वो दोनों लाइन तो दोनों का डॉट हो जाएगा 0। लेकिन अगर वो स्क्यू लाइन्स है, अगर स्क्यू लाइन्स है, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है ना। अरे परपेंडिकुलर लाइन है तो ये तो इंटरसेक्टिंग हो गया ना। अरे ऐसे क्या तो परपेंडिकुलर थोड़ी है, परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है ना। अब ऐसा कोई लाइन जा रहा है, दो इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, ठीक है, लाइन के बीच में एंगल तब नहीं निकाल पाओगे। परपेंडिकुलर है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, और अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो पैरेलल वेक्टर उसका डॉट क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया? ठीक है, यानी कि कोई लाइन अगर दो दिया है और वो अगर पैरेलल है तो तुम देख सकते हो यहाँ से। अगर पैरेलल नहीं है तो दो ही केस पॉसिबल है, इंटरसेक्टिंग या फिर स्क्यू लाइंस, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे पता करते हैं वो अभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर है तो दोनों का पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, उसका डॉट 0। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। अब वो ये भी इंटरसेक्टिंग है, ऐसा जरूरी थोड़ी है, ये इस तरह का भी तो हो सकता है। हाँ, अब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे पता करते हैं हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर होगा तो डॉट हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक नोट करो। ओके, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन दे देते हैं और इसको ट्राई करो। तो क्वेश्चन है, कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू कार्टेशियन फॉर्म। कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू कार्टेशियन फॉर्म। और लाइन कुछ इस तरह से दे रखा है, आर वेक्टर इक्वल्स टू s+1 i कैप माइनस 2s माइनस 1 j कैप और प्लस, अच्छा इधर भी प्लस है, 2s + 1, यहाँ पे 2s + 1 k कैप, ठीक है। इसको अपने को कार्टेशियन फॉर्म में करना है। तो देखो ये लाइन अपने को पता है, जब भी लाइन लिखते हैं ना तो जहाँ से पास हो रहा है वो लिखते हैं लैम्डा टाइम्स वो लिखते हैं पैरेलल वेक्टर, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया ही नहीं,
तो ये जो लैम्डा होता है ना, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लें तो वो कुछ इसी फॉर्म में आता है। जब याद करो, जब हम लोग कंपेयर करते थे, कंपेयर करने से पहले वो इस फॉर्म में आ जाता था और फिर वहाँ से x का इसके साथ, y का इसके साथ, z का इसके साथ कंपेयर करते थे ना। तो इसको क्या करेंगे, पहले उस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बनेगा एस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2s जे कैप और माइनस जे कैप प्लस 2s के कैप प्लस के कैप। कोई दिक्कत है? यहाँ से s वाले को एक साथ कर लो, बाकी को एक साथ, तो i माइनस जे प्लस के, ठीक है, प्लस s टाइम्स ये क्या बन गया आई कैप और प्लस 2 जे कैप, है ना, और प्लस 2 के कैप। कोई दिक्कत है? क्या लगता है ये अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया ना, वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये पॉइंट है जहाँ से लाइन पास हो रहा है, ये है पैरेलल वेक्टर, ठीक है। सो क्या लगता है वो पूरा स्टेप हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है, या फिर यहीं से हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते थे, ठीक है। लोग पूरा स्टेप नहीं करेंगे, ये आ गया पॉइंट और वो क्या आ गया पैरेलल वेक्टर। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, x माइनस पॉइंट क्या है इसका 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू z प्लस 1 ये y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये समझ में आ रहा है? इक्वल्स टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू s। ये आ गया अपना इक्वेशन। तो दिक्कत है या नहीं? तो यहीं से हम लोग कंपेयर करते और फिर लैम्डा का वैल्यू निकालते, तीनों लैम्डा को इक्वल कर लेते। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक। अब आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लाइंस को निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद अच्छे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन पे और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ठीक है।